Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about last topic of CAA यानी CAA का कॉन्टेक्स्ट एंड अकाउंट सब्जेक्ट का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि वैल्यूएशन है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल भी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, वैल्यूएशन मतलब क्या हुआ? वैल्यूएशन एक ब्रांच है क्वांटिटी सर्वेइंग का। वैल्यूएशन किसका ब्रांच है? वैल्यूएशन इज अ ब्रांच ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग विच डील्स विथ आर्ट्स ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। मतलब कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसका प्रेजेंट फेयर, यानी कि अभी प्रेजेंट फेयर, इसका मतलब प्रेजेंट का मतलब कि अभी जो वास्तविक है, और फेयर प्रेजेंट फेयर प्राइस यानी उसका वैल्यू जो है उसका आइडेंटिफाई करना वैल्यूएशन कहलाता है। मतलब एक क्वांटिटी सर्वेइंग का ये ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग, ठीक है, ये एक कला है एक्सेस करने का, एसेस करने का। क्या एक्सेस करते हैं? तो प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा वास्तविक मूल्य जिसमें ना नुकसान हो ना ही उसमें ज़्यादा फायदा की बात हो। तो जो एक्चुअल प्राइस हो, जो फेयर प्राइस हो, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सेस करना, ये वैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन को डिफाइन करना हो तो एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यूएशन इज ए ब्रांच ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग विच डील्स विद द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। अब वैल्यूएशन जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? वैल्यूएशन का ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगा? किसी चीज़ को खरीदना हो या बेचना हो, बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को खरीदना हो या बेचना हो, उसका वास्तविक मूल्य पता रहेगा तभी हम उसको खरीद पाएंगे या उसे हम बेच पाएंगे। दूसरा है टैक्सेशन, कि कितना टैक्स उस पर अप्लाई होना चाहिए, कितना टैक्स हमसे लिया जा रहा है या कितना टैक्स हम पे करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। रेंट फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए रेट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ लोन और मॉर्गेज के लिए, यानी कि लोन जो आपको बैंक देगा या लोन कहीं से आप उसको उठाएंगे तो कितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है, बिना वो जाने सामने वाला लोन आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस के लिए, जितना वैल्यू होगा उस प्रॉपर्टी का उसके अकॉर्डिंग उसका इंश्योरेंस बनता है। और नेक्स्ट है गिफ्ट टैक्स के लिए। तो ये सभी 6 पॉइंट है जो कि ज़रूरत बताते हैं वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन है क्या? वैल्यूएशन का मतलब हो गया ऐसा ब्रांच है क्वांटिटी सर्वेइंग का कि जिसके तहत हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी का प्रेजेंट फेयर प्राइस यानी प्रेजेंट वैल्यू उस प्रॉपर्टी का एक्सेस करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? वैल्यूएशन है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं कि वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स कौन कौन सा है? तो एक कॉस्ट है, दूसरा प्राइस है और तीसरा वैल्यू है। ठीक है, देखिए कॉस्ट और प्राइस इंजीनियरिंग के टर्म्स में यानी CAA के टर्म्स में, सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं। कॉस्ट अलग है, प्राइस अलग है, वैल्यू अलग है। कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में कॉस्ट का मतलब लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी कि जिस जगह पे प्रॉपर्टी आपका बना हुआ है उसका उस जगह का किराया कितना है, लैंड कॉस्ट, और प्लस उसको बनाने में कितना खर्च आया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आया है, उसका कॉस्ट जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है टोटल हमारा कॉस्ट। कॉस्ट बराबर हो गया लैंड कॉस्ट प्लस में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट है प्राइस, किसको कहेंगे? तो ये कॉस्ट में, इस लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अगर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10% होता है। ठीक है, तो वो अगर प्रॉफिट हम जोड़ देते हैं तब बनता है हमको क्या? प्राइस। द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी प्लस प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज टर्म्ड एज प्राइस। इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इज द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट होता कितना है? तो 10% ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉस्ट में और प्राइस में आपको अंतर समझ में आया होगा। कॉस्ट का मतलब हो गया कि लैंड का कॉस्ट और उस पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट मिलकर हो गया आपको टोटल कॉस्ट। और अगर प्राइस पूछा जाए, प्राइस क्या होगा? तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट भी अगर जोड़ देते हैं तो कहलाता है उसका प्राइस। अब वैल्यू किसको कहेंगे? वैल्यू मतलब हो गया कि एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी का काम, एक काम के बदले में दूसरा काम। तो सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में वैल्यू का मतलब होता है मनी से, काम के बदले पैसा या पैसे के बदले काम। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ये 3 चीज़ थे जिसके बारे में आपको जानना था, कॉस्ट, प्राइस एंड देन वैल्यू।
उम्मीद है ये 3 डेफिनेशन आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर वैल्यू दिल्ली में कुछ अलग प्राइस होगा, मुंबई में उसका अलग प्राइस होगा, पटना में अलग होगा, धनबाद में अलग होगा। तो वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहता है, लोकेशन के अनुसार ये चेंज करते रहता है। ठीक है, तो लोकेशन अलग हो गया, प्लेस अलग हो गया। वैल्यू डिपेंड्स ऑन लाइफ ऑफ बिल्डिंग, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेम शहर में, जैसे पटना शहर ही है या धनबाद ही है या फिर कहीं भी कोई भी शहर है, उसमें मेन चौक पर वैल्यू अलग होता है, यानी कि अलग प्राइस होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, और जो शहर से थोड़ा हट के है वहाँ पर अलग प्राइस होता है। ठीक है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बिल्डिंग का लाइफ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बिल्डिंग का जितना ज़्यादा लाइफ होगा उसका वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। ठीक है, वैल्यू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न एक्सपेक्टेड। ऐसा प्रॉपर्टी जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आ रहा हो, जैसे अगर कोई बिल्डिंग ऐसा है जिसको बैंक ने हायर किया है, तो बैंक वाला बिल्डिंग ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिटर्न देगा विथ रिस्पेक्ट टू उसमें जो शॉप चल रहा हो, जो दुकानें चल रही होंगी उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है आपको, जो रिटर्न एक्सपेक्ट, जो रिटर्न होता है वहाँ से पैसे मिलने वाले चीज़, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू का चेंजेज होता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, वैल्यू चेंजेज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वैल्यू का चेंजेज होता है। डिमांड ज़्यादा है तो वैल्यू बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो वैल्यू उसका घट जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू इज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, राइट्स etc। ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर दंगा होता हो, जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स आते हों, जैसे फ्लड आना, जैसे अर्थक्वेक आना, तो इन सभी जगहों पे लोग प्रॉपर्टी को परचेज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यू उसका घट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वैल्यू जो अफेक्टेड होता है नेचुरल डिजास्टर से, राइट से, इन सब से भी अफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट है वैल्यू कैन बी क्लासिफाइड एज। वैल्यू जो है डिफरेंट तरह के होते हैं। कौन कौन से होंगे, तो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्लेवेज वैल्यू, इन सभी तरह के वैल्यू होते हैं जिसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, और जो कि वैल्यू कैसे चेंज होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आगे डिस्कस करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का जो फैक्टर अफेक्टिंग होता है वैल्यूएशन का, उसके लिए क्या क्या चीज़ें पॉइंट में आते हैं। तो प्रॉपर्टी लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये अफेक्ट करता है। प्राइस इंडेक्स उसका अफेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग लोग उसको कम लाइक करेंगे, कम परचेज करना चाहेंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के साइज के अकॉर्डिंग वैल्यू भी डिसाइड होता है। फ्रंटेज एंड डेप्थ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है और इसका फ्रंट जो है ये कम है, चौड़ाई कम है और डेप्थ ज़्यादा है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को लोग कम लाइक करते हैं। ठीक है, अगर हम 6 फीट आपको विड्थ देते और 40 फीट लेंथ में दे दें तो आपको ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू 20 फीट विड्थ एंड 40 फीट लेंथ में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये साइज और डेप्थ, साइज जो है प्रॉपर्टी का और फ्रंटेज एंड डेप्थ है, एक मेजर रोल प्ले करता है वैल्यूएशन के लिए। रिटर्न ऑफ फ्रंटेज, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉइल, जिस सॉइल पर ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जिस सॉइल पर ये आपका प्रॉपर्टी बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करता है। वैल्यूएशन वहाँ पर चेंजेज हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वैल्यूएशन को लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप ऑफ वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 डिफिनीशन डायरेक्टली आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्लेवेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, स्पेकुलेटिव वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू एंड मोनोपोली वैल्यू। ये टोटल 8 तरह के वैल्यू है जिसके बारे में डिस्कस करना है। इसमें से स्क्रैप वैल्यू, स्लेवेज वैल्यू, बुक वैल्यू, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 3 के बारे में आप रट के चले जाएं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है 100%। डिस्कस करते हैं स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। देखिए, स्क्रैप वैल्यू और स्लेवेज वैल्यू दोनों ही अमाउंट में सेम होते हैं। मतलब ये स्क्रैप वैल्यू क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल ऑफ ए प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। मतलब यह वैल्यू होता है कौन सा, डिसमेंटल्ड मटेरियल का। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसका यूटिलिटी पीरियड समाप्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो डिसमेंटल हो गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूटिलिटी पीरियड समाप्त हो गया, जैसा कि जो इसका डिजाइन पीरियड था वो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी वो डिसमेंटल नहीं हुआ, अभी भी यूज में आ सकता है। दोनों ही केस है, तो ये दोनों केस के लिए दोनों को वैल्यू को डिफाइन कर दिया गया। जब वो डिसमेंटल हो चुका है तब उस केस में कहेंगे उसको स्क्रैप वैल्यू, और जब वो यूटिलिटी पीरियड समाप्त होने के बाद डिसमेंटल नहीं हुआ है तब उसको कहेंगे हम लोग स्लेवेज वैल्यू। और दोनों ही जो होता है टोटल कॉस्ट का 10% होता है, चाहे स्लेवेज वैल्यू हो चाहे वो स्क्रैप वैल्यू हो। दोनों ही केस में क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू और स्लेवेज वैल्यू 10% होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का। ठीक है, तो ये दोनों आप डिफिनेशन ध्यान से इसको समझ लेंगे।
नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया इट इज़ द वैल्यू और अमाउंट ऑफ ए प्रॉपर्टी विच मे बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से कभी भी जिस वैल्यू को ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब वो रेगुलर चेंज नहीं होता, जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उसी को कहेंगे कौन सा, मार्केट वैल्यू। तो उम्मीद है आपको ये 3 डिफिनेशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ऐसा वैल्यू जो कि किसी अकाउंट बुक में मेंशन हो उसके बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द वैल्यू और अमाउंट मेंशन इन द अकाउंट बुक एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन डिडक्शन डन बाय डेप्रिसिएशन। इसको डिडक्शन कर सकते हैं डेप्रिसिएशन द्वारा। डेप्रिसिएशन क्या होता है आगे हम यूनिट में डिस्कस करेंगे, 7.3 यूनिट में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक 7.2 यूनिट तक आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बुक वैल्यू जो कि अकाउंट बुक में मेंशन होता है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड ऑब्टेन्ड ऑन डिडक्शन डन बाय द डेप्रिसिएशन। तो उम्मीद है ये चीज़ें चार डिफिनेशन हमने बताया, 4 डिफिनेशन आपको क्लियर होने चाहिए। जो स्लैवेज वैल्यू है, बुक वैल्यू है और जो आपका स्क्रैप वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को आप जरूर पढ़ के जाएँ। अगला है स्पेकुलेटिव वैल्यू। स्पेकुलेटिव का मतलब हो गया सम प्रॉपर्टी डीलर्स हैव देयर बिजनेस ऑफ परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेलिंग देम एट प्रॉफिट आफ्टर सम टाइम। मतलब कोई प्रॉपर्टी डीलर होते हैं बहुत सारे ऐसे कि जो अपने फ़ायदे के लिए प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं और कुछ समय बाद उसको फिर से सेल करते हैं ताकि उससे कुछ कमाई हो सके, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव का मतलब हुआ कि जब प्राइस कम था तो उस प्रॉपर्टी को खरीद लिए और जब प्राइस ज़्यादा है तो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिए। तो जिस एक्स्ट्रा प्राइस पे जिस प्रॉपर्टी को जो सेल किया जा रहा है उसी को कहा जाता है स्पेकुलेटिव वैल्यू। जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, परचेज प्राइस से ज़्यादा ही होगा सेलिंग प्राइस, तो उस सेलिंग प्राइस को कहेंगे हम लोग क्या है, स्पेकुलेटिव वैल्यू। तो ये 5वां डिफिनेशन था। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। डिस्ट्रेस से मतलब ही पता चल रहा है कि स्ट्रेस में होगा यानी कि टेंशन में आता है, और टेंशन में आए हुए वैल्यू को कहेंगे डिस्ट्रेस वैल्यू। टेंशन में कब आता है कि जब मान लीजिए आपके पास में कोई सामान है और आप उसको बेचना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको मजबूरन वश उसे बेचना पड़ रहा है, तो वही जो मजबूरी में आप बेच रहे हैं वैल्यू को, किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तब वही जो प्राइस होगा उसको डिस्ट्रेस वैल्यू कहेंगे। और ऐसा क्यों जनरेट होता है? ऐसा जनरेट होगा युद्ध हो, वार का फियर हो, राइट्स हो, अर्थक्वेक हो, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाए, पैसे की कमी हो जाए, या फिर जो परचेजर है उसका इंटेंशन, उसका फेवर करने का आपको इंटेंशन हो तब। ये सभी चीज़ें और भी हो सकते हैं, और भी इसमें पॉइंट आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। ए प्रॉपर्टी इज सेड टू हैव ए डिस्ट्रेस वैल्यू व्हेन इट फेच लोअर वैल्यू देन द मार्केट वैल्यू। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो मार्केट वैल्यू चल रहा है उससे कम में ही बेच देते हैं। ले लो भाई, तुम्हारा ही काम हो जाए, हमको पैसे की ज़रूरत है और हम कम में भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो उस जो कम प्राइस में, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर बेचते हैं तो डिस्ट्रेस वैल्यू, और मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर बेचते हैं तो वो होता है स्पेकुलेटिव वैल्यू। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में यही लाइनें आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। तो उम्मीद है ये 6 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट सेंटिमेंटल वैल्यू। सेंटिमेंटल का मतलब हो गया किसी चीज़ से जुड़ाव हो जाना, ठीक है। आप उसके लिए कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाएं, लेकिन सामने वाला बेचने को तैयार नहीं है, तो जो आप ऑफ़र प्राइस किए कि हम किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं, वही ऑफ़र प्राइस कहलाता है सेंटिमेंटल वैल्यू। जैसे कोई आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई और सामने वाला कहता है कि हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस उसका 2 करोड़ है, आप 5 करोड़ तक देने को तैयार है, लेकिन सामने वाला बेचने को तैयार नहीं, तो यही 5 करोड़ आपका कौन सा कहलाएगा, सेंटिमेंटल वैल्यू, ठीक है। यही उसी चीज़ को यहाँ लिखा है, इन सम केसेज some sentiments or feelings of the owner are attached and he does not desire to sell, even the buyer may pay much more than the actual value of property। या बायर जो है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वो पे करने को तैयार है, लेकिन फिर भी ऑनर का कुछ सेंटिमेंटल जुड़ाव हो जाता है। सेंटिमेंटल मतलब कि कोई जुड़ाव हो जाता है उस प्रॉपर्टी से जो वो बेचना नहीं चाहता है। सच ऑफर्ड प्राइस इज कॉल्ड एज सेंटिमेंटल वैल्यू। एंड लास्ट वन इज मोनोपोली वैल्यू। मोनोपोली का मतलब हो गया कि जैसे मुंबई इतना कंजेस्टेड इलाका है कि वहाँ पर लैंड अवेलेबल नहीं है, और जिसके पास लैंड है वो अगर बेचने का सोच रहा है तो वो अपना मनमाना कीमत उससे वसूलेगा, उसी को कहा जाता है मोनोपोली वैल्यू। इफ़ द लैंड इज़ नॉट अवेलेबल इन ए पार्टिकुलर लोकेलिटी, अगर पार्टिकुलर लोकेलिटी में लैंड अवेलेबल नहीं है और एरिया, देन लिमिटेड लैंड अवेलेबल हैज़ मोनोपोली वैल्यू। तो लिमिटेड लैंड जो अवेलेबल होंगे वो अपना मन का पैसा वसूलेगा। हैंस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन ए डिमांडेबल एरिया लोकेलिटी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मोर विथ फैंसी प्राइस। तो वहाँ पर तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वहाँ तो आपको जितना डिमांड है उतना तो सप्लाई है नहीं। इन सच केसेस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोनोपोली वैल्यू।
यानी कि जो मनमाना प्राइस से मनमाना अगर कीमत वसूल रहे हैं तो उसको कहा गया मोनोपोली वैल्यू। सेंटिमेंटल मतलब कि किसी खास जगह से जुड़ाव हो जाना, किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है, तो जो कीमत आदमी दे रहा है, जो ऑफर प्राइस है, उसको कहा जाता है सेंटिमेंटल वैल्यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको ये 8 डिफिनेशंस और शुरू के कुछ टर्म्स और उसके नेसेसिटी फॉर फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो कॉन्टेक्ट्स एंड अकाउंट्स का लास्ट यूनिट नंबर 7 वैल्यूएशन में आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आज नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।